सूखे के बीच मौसम विभाग ने दी खुशखबरी। इस साल देश में अच्छी होगी बारिश। 104 से 110% बारिश का अनुमान। सामान्य से 6% ज्यादा बारिश का अंदाजा लगाया गया। मोहम्मद तंजील हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। मुनीर को बताया हमले का मास्टरमाइंड। रेयान और मुनीर ने मोहम्मद तंजील की हत्या की थी। 90 लाख की लूट के मामले में भी आरोपी है मुनीर। राम मंदिर नहीं, विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा एसपी बीएसपी से मुक्त कराएंगे यूपी को। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे। कैबिनेट मंत्री आजम खान और सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। 150 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 566 करोड़ की योजनाएं शुरू की गई। उत्तराखंड के बागी विधायकों की याचिका पर 22 अप्रैल को हो सकती है मामले की अगली सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने बागी विधायकों को दिया आदेश। 22 अप्रैल तक बागी विधायक फाइल करें रिजॉइंडर। मुंबई में गहना कारोबारियों के बीच राहुल गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना। कहा कमजोरों को दबा रही है केंद्र की सरकार। मेक इन इंडिया के साथ न्याय भी जरूरी। और लोन डिफॉल्टर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कहा गरीब किसानों पर होती है कार्रवाई, अमीर हजम कर जाते हैं अरबों रुपए। एससी ने लोन डिफॉल्टर से रकम वसूलने को लेकर पूछे सवाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल न केवल शुरू हो चुकी है बल्कि धीरे धीरे तेज हो रही है। अगले साल यानी 2017 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा चुनावी रण में उतरने से पहले सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनावी दांवपेच का भी खेल अब शुरू हो चुका है। जो सियासी बयान सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी थोड़ी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष बने केशव प्रसाद मौर्य ने आज जो बयान दिया है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बताने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा क्या है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राम और राम मंदिर का मामला आस्था का विषय है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2017 में चुनाव के लिए हमारा मुद्दा विकास यानी डेवलपमेंट ही रहेगा। राम मंदिर के मुद्दे पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अब बीजेपी को राम और राम मंदिर नहीं चाहिए। राम मंदिर से बीजेपी का मोह भंग हो गया है। लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस राम मंदिर के रथ पर सवार होकर बीजेपी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में सत्ता का स्वाद चखा और फिर देखते ही देखते 2 सांसदों वाली पार्टी देश में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, आखिर उस बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे से नाता उत्तर प्रदेश में ही क्यों तोड़ लिया? क्या इसके पीछे बीजेपी का कोई बड़ा और छिपा एजेंडा है? आखिर इसके पीछे बीजेपी की नई रणनीति क्या है? दिल्ली और बिहार का चुनाव भी बीजेपी ने विकास के मुद्दे पर लड़ा था, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ हम सब जानते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि इस विकास के मुद्दे में बीजेपी ने नया क्या जोड़ा है। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दावा किया है और हर सरकार करती है कि उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए हैं और अब उनके पास नए इरादे हैं। सवाल यह है कि क्या अखिलेश के वादे और इरादे से बीजेपी का विकास भिड़ पाएगा, मुकाबला कर पाएगा? सवाल यह भी है कि क्या बीएसपी प्रमुख मायावती की सोशल इंजीनियरिंग को बीजेपी का विकास टक्कर दे सकता है? यही नहीं, केशव मौर्य ने एक और बयान दिया जो थोड़ा हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि हम एसपी यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश और कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। साथ ही मौर्य ने बीजेपी को 265 से ज्यादा सीटें दिलाने का भी दावा किया है। अब इस बयान को किस रूप में देखा जाए? क्या इसे केशव मौर्य का बड़बोलापन कहा जाए या फिर कुछ और? आज प्राइम एजेंडा इसी मुद्दे पर।
तो अचानक क्यों बीजेपी ने यह यू टर्न लिया है, या फिर वाकई बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है? इन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। क्या वाकई बीजेपी वो करना चाहती है जो उसने देश की सियासत में किया है? 265 का आंकड़ा क्या बीजेपी के लिए कोई आसान आंकड़ा उत्तर प्रदेश में है, वो भी तब जबकि राम मंदिर मुख्य एजेंडे से गायब होगा? कई खास मेहमान आज की इस डिबेट में हमारे साथ हैं। हम बहुत जल्दी अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता अजय वर्मा साहब हमारे साथ आज की इस डिबेट में हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज की इस डिबेट में है बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू सभा तदत बाबा पंडित नंद किशोर मिश्रा जी। पंडित नंद किशोर मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद बंसल, विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रमुख, हमारे साथ हैं आज की इस डिबेट में। बंसल साहब, बहुत स्वागत है। और गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ आज की इस डिबेट में है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहला सवाल हम पीयूष जी आपके पास लेकर आएंगे। हम इसमें कुछ नया देखें क्या ये जो राजनीतिक मोहरे हैं उन्हें आगे पीछे किया जा रहा है, या वाकई बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा है, कोई बड़ी रणनीति है जिसके तहत वो डेवलपमेंट के मुद्दे को आगे रख रही है? देखिए, मुझे ये लगता है कि अब भाजपा को ये एक रियलाइजेशन हो गया है कि अयोध्या का मसला जो है अब इनको कोई फ़ायदा दिलाने वाला नहीं है, और इसीलिए अब मुझे लगता है कि उनको लगा है कि अब हमको दूसरे मुद्दे चुनने पड़ेंगे। हालांकि अभी तक जो है रणनीति रही है बीजेपी की, हमेशा चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या बाकी जो राज्यों के चुनाव हो, कि एक जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जो है वो चुनाव को जीतने का प्रयास करती रही है जी। और यही कोशिश वो उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले भी करेगी। लेकिन अब विकास को अचानक ले आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो मोदी जी का जो विकास का जो लोकसभा के चुनाव के टाइम में उन्होंने बात कही थी जी, तो वो कहीं कहीं इनको लगता है कि हमको जो है वही विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको लगता है कि विकास हुआ नहीं जिस तरह से। और ये भी एक सच है कि उत्तर प्रदेश का विकास उतना हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। हालांकि अखिलेश यादव बहुत इसके क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जो काफ़ी कुछ काम किए हैं, कुछ काम उन्होंने ज़रूर किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन सवाल ये कि क्या अगर ये विकास के मुद्दे को लेके आते हैं, विकास की बात तो ये हमेशा से कर रहे हैं, हर स्टेट का आप देखिए चुनाव हुआ, चाहे दिल्ली का चुनाव था, उसके बाद बिहार का चुनाव रहा है, हरियाणा में भी इन्होंने इसी तरह की बात करी थी। मतलब ऊपर से तो ये विकास की बात करते हैं, नीचे नीचे जो है एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम भी करते रहे हैं। क्या तो ये जो बयान है इसे भी हम इसी नजरिए से देखें कि इसमें भी विकास की बात ऊपर है और अंदर ही अंदर ध्रुवीकरण है क्या सर? निश्चित रूप से इस बात की आशंका है, बिल्कुल आशंका की जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति हमेशा रही है वो एक कमलाइजेशन करती है। वो देखिए अब, लेकिन वो क्या करेगी इस बार जो है उसका जो एजेंडा है, जैसे आपने देखा था पिछले घर वापसी और इस तरह की बातें की गई थी, इस बार जो है वो लगातार जो है कि देशभक्ति और राष्ट्रीयता इन मुद्दों को लेके आएगी और उससे वो विकास को जोड़ेगी। तो ये उसकी मुझे लगता है नई रणनीति नजर आ रही है। और लेकिन क्या जिस विकास की बात मोदी जी करते थे और अब लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं जी, उस विकास के कोई भी हम नहीं दिखाई दे रहा है कहाँ विकास हो रहा है, या उसके थोड़ा बहुत भी कहीं उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे, या ऐसा लगे कि हाँ भाई वाकई जो है भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को आगे लेके जाना चाहती है। हम अजय वर्मा जी को जोड़ें इस डिबेट में, हम नंद किशोर मिश्रा जी को इस चर्चा में लाएं, क्योंकि नंद किशोर मिश्रा जी का ये क्लेम है, उनका ये दावा है कि राम मंदिर के मुद्दे को दरअसल चर्चा के केंद्र में वही लेकर आए थे। हम सीधे जाना चाहते हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास। गोपाल अग्रवाल जी, ये हम किस नजरिए से देखें कि साहब जो मूल मुद्दा है राम मंदिर का मुद्दा, जिस उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्रयोगशाला से आपने ये मुद्दा उठाया और देश की सियासत में आप छा गए, आज जब पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पहली प्रेस ब्रीफिंग करते हैं तो उसमें इस बात को पूरी तरह साफ कर देते हैं कि राम मंदिर मुद्दा हमारे एजेंडे में नहीं होगा। हम इसे कैसे देखें सर? कोई नई रणनीति है क्या ये बीजेपी की? नहीं, देखिए इसको पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि हम जो इस बार इलेक्शन जो लड़ेंगे वो विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। विकास, गुड गवर्नेंस, विकास 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 जी। और हम जो जनता के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो वह राम जन्मभूमि मुद्दे पे वोट मांगने नहीं जाएंगे, बल्कि
विकास के एजेंडे पे जाएंगे। जिस विकास के मुद्दे पे हमने केंद्र में सरकार बनाई, जिस मुद्दे पे हमारा जो केंद्रीय सरकार है वो पूरी तरह काम कर रही है, गरीबों को रोजगार मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नति हो, किसानों की हालत ठीक हो, और जो पूरा आर्थिक देश की हालत है वह अच्छी हो, जो पूरी तरह से खराब हो गई थी। देश में अगर आर्थिक विकास होगा तो देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, विश्व में हमारी अच्छी छवि होगी। उसी लिए जितने भी अभी आप पूरे 2 साल के अनाउंसमेंट देखें, सरकार के काम देखेंगे, तो वह आर्थिक क्षेत्र में हमने बहुत ज्यादा प्रगति की है। चाहे हम एफडीआई को ले लें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ले लें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, चाहे कृषि क्षेत्र को ले लें, चाहे स्किल डेवलपमेंट को ले लें, चाहे रोजगार सृजन को ले लें। तो यही हमारा मेन मुद्दा है जिस पे हम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जाएंगे। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर बने, राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बने, लेकिन वह जो राम मंदिर बने वह चुनावी मुद्दा नहीं है हमारा ये आस्था का प्रश्न है, हमारे देश की अस्मिता का प्रश्न है, हमारी देश की पहचान का प्रश्न है। उस पे हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उस मुद्दे पे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे, समाज के सभी समुदायों को एक साथ लेके। ठीक है, लेकिन गोपाल अग्रवाल साहब ये बात बिल्कुल साफ है, मंदिर बनाएंगे। गोपाल अग्रवाल साहब ये बात बिल्कुल साफ है जो आप भी कह रहे हैं कि राम मंदिर को सहमति नहीं बनती। नहीं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं सर कि राम मंदिर को आप चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, ये आस्था का प्रश्न है, यही कह रहे हैं हम। सर हम विनोद जी के पास जाना चाहते हैं, पंडित नंद किशोर मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनके पास जाना चाहते हैं। लेकिन ये बताइए, आपको ये नहीं लगता कि आप केंद्र में 2 साल पहले अपनी मैनिफेस्टो में इसी राम मंदिर निर्माण की बात को कहकर चुनाव में जाते हैं, चुनाव जीतते हैं, सरकार बनाते हैं पूर्ण बहुमत की, निश्चित तौर पर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है अपने मैनिफेस्टो के वादे को पूरा करने की। और जिस उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जहां राम जन्मभूमि है, जहां अयोध्या है, बिल्कुल जो राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है आपकी और सभी पार्टियों के लिए, आप उस प्रदेश का चुनाव लड़ने जाते हैं, वहां राम मंदिर मुद्दे पर आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते। ये कैसी स्थिति है सर? हम ये समझना चाह रहे हैं, ये कैसी स्थिति है? जो बात आप मैनिफेस्टो में कहकर आए हैं 2014 में, उसी बात को आप यूपी में नहीं कर रहे। हम अजय जी आ रहे हैं। बिल्कुल, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि नहीं, तो वो प्रतिबद्धता कैसे दिखाई देगी? जन्मभूमि पे राम मंदिर बने। गोपाल जी, सर वो प्रतिबद्धता दिखाई कैसे देगी अगर आप ये स्टेटमेंट दे देंगे? तो कोर्ट में जाएंगे। अगर प्रदेश अध्यक्ष ये कह देंगे कि राम मंदिर का मुद्दा हमारे एजेंडे में नहीं है, हम राम मंदिर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये प्रतिबद्धता कैसे दिखाई देगी, ये बताइए सर। गोपाल जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। देखिए, मैं जो कह रहा हूं, ये जो प्रदेश अध्यक्ष का जो स्टेटमेंट है, वह कह रहे हैं कि हम राम जन्मभूमि को, राम मंदिर को के नाम पे वोट मांगने नहीं जाएंगे। हमारा शुरू से मानना है कि जो राम जन्मभूमि का मुद्दा है वह आस्था का प्रश्न है, और सहमति से नहीं होगा तो कोर्ट के सोल्यूशन से होगा, और उसके ऊपर सर ये आस्था का प्रश्न तब नहीं था जब आपने 2014 में मैनिफेस्टो में शामिल किया था। जो कांग्रेस सर जब 2014 में मैनिफेस्टो में शामिल किया था लोकसभा चुनाव में, तब ये आस्था का प्रश्न था या नहीं था? हम आते हैं सर, हमें जरा विनोद बंसल जी को चर्चा में लाने दीजिए, उनकी एंट्री यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। विनोद बंसल जी, वो हमारे आस्था का प्रश्न था, है और रहेगा। तो फिर वही आस्था यहां क्यों बदल जाती है? यहां क्यों बच रहे हैं आप इसको चुनावी मुद्दा बनाने से? हम विनोद बंसल जी के पास जाना चाहते हैं सर। विनोद बंसल जी, कैसे देखते हैं आप पार्टी के स्टैंड को? राम मंदिर बनाएंगे। हम आते हैं सर, हम विनोद जी की टिप्पणी लेना चाहते हैं इस मामले पर, उनकी टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। विनोद बंसल जी, कैसे देखते हैं आप पार्टी के इस स्टैंड को? 2014 में एक पार्टी इसी मुद्दे को एजेंडे में शामिल करती है, मैनिफेस्टो में शामिल करती है, सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, जिस प्रदेश में चुनाव, वहां वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर पर अब वोट नहीं मांगेंगे। देखिए राजीव जी, इस विषय को थोड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। 1528 के बाद में 488 वर्ष हो गए
हिंदू समाज को 76 युद्ध लड़े, इसमें 3 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने बलिदान किया। और पिछले 65 वर्षों के लीगल बैटल के बाद में 30 सितंबर 2010 को जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया था, उस निर्णय ने बड़ा स्पष्ट तौर पर ये 2-3 बातें साबित करी थी, आपको ध्यान में आना चाहिए जी। पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि भाई वो जिस ढांचे को ढाया गया था, वो ढांचा एक भव्य राम मंदिर को तोड़ करके उसके मलबे से बना था। और वो जो ढांचा था किसी भी प्रकार से मुस्लिम टेनेमेंट के हिसाब से कोई मस्जिद नहीं था। और वो जो हाँ मंदिर है अभी वर्तमान में, वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। इसमें निर्विवाद रूप से तीनों जजों ने सर्वसम्मति से वो फैसला दिया था। अब लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उस फैसले को भी आज 6 साल 6 महीने और 14 दिन हो गए। मैं एक एक दिन गिन रहा हूं राजीव जी, मेरा दिल पसीज रहा है। हिंदू समाज इस बात के लिए तड़फ रहा है कि आखिरकार भगवान रहे टाट में और हम रहे ठाट में। ये कब तक ये हिंदुस्तान सहन करेगा? ये दुनिया का कोई देश ऐसा देखा है आपने जहां के जिसके आराध्य के लिए दर्शनार्थी जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जूते को अपने हाथ में लेना पड़ता है? आपने किसी मंदिर को देखा है कि जिस मंदिर में आस्था के लिए लोग जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, वहां पूजा की अनुमति नहीं है, दर्शन बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं? आपको पता है कि कोई ऐसा मंदिर देखा है जहां पर कि आप वहां पर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी शरणार्थियों को अवेलेबल नहीं है, दर्शनार्थियों के लिए कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ों रुपए सिक्योरिटी पे खर्च हो जाते हैं, लेकिन दर्शनार्थियों को कुछ नहीं मिलता और आतंकवादी हमले फिर भी हो जाते हैं उस क्षेत्र में। विनोद जी, अच्छी बात है कि आपने इन सारी चीजों पर रोशनी डाली के साथ ही क्यों होती है? विनोद जी, आपने इन सारी चीजों पर रोशनी डाली, अच्छी बात है। लेकिन सर, आज हम जिस बात को लेकर प्राइम एजेंडा करने बैठे हैं वो बात ये है कि बीजेपी का जो दोहरा रवैया है, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रमुख होने के नाते एक पार्टी जो केंद्र के स्तर पर यह कहती है कि मैनिफेस्टो में वादा करती है कि हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, उसी प्रदेश में जब चुनाव में जाती है तो कहती है कि नहीं, ये हमारा चुनावी एजेंडा नहीं है। इसके क्या मायने निकाले जाए? इस दोहरेपन से आपका दिल पसीजता है या नहीं पसीजता है? राजीव जी, मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और इस बारे में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1987 के पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने एक रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास किया था और उसमें यह कहा गया था कि हमारा एक एजेंडा है कि हम संसदीय कानून के माध्यम से भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक बात। दूसरी बात, संतों ने भी शुरू से ही इस बात के लिए अडिगता व्यक्त की है कि भाई हम जो है ना संसदीय कानून के माध्यम से हिंदू समाज किसी भी तरह से कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि भारत के किसी संपत्ति का कोई नुकसान हो, कोई धरना प्रदर्शन करना पड़े, कोई आंदोलन करना पड़े। लेकिन जब संसदीय कानून के माध्यम से जब सोमनाथ का मंदिर बन सकता है तो आखिरकार भव्य राम मंदिर क्यों नहीं? इस बात के लिए मैं कहता हूं अगर कहीं कठिनाई है तो संसद का जो है ना संयुक्त सत्र बुला करके भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए। और बाकी सभी दलों को भी मैं कहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के अपने भाइयों से कि कम से कम उनको भी कोई तकलीफ क्यों होनी चाहिए? सब लोग मिलकर के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करें। नहीं सर, अजय वर्मा जी यहाँ है, हम उनसे जानेंगे। विनोद जी, हम कांग्रेस का पक्ष, हम तो सिर्फ एक दो टूक सवाल कर रहे हैं। देखिए, आप बात सही कह रहे हैं लेकिन मूल बात से बच जा रहे हैं विनोद जी। हम ये कह रहे हैं कि अब संसदीय परंपरा के निर्वहन की नहीं, संसदीय परंपरा के निर्वहन की भूमिका के केंद्र में बीजेपी है। अब पूर्ण बहुमत की सरकार ये चला रहे हैं। जो आपकी अपेक्षा या जो इनका रेजोल्यूशन है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी है। बजाय इसके कि वो जिम्मेदारी पूरी हो, वो एजेंडा आगे बढ़े। बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने से पहले ये कह रही है कि राम मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं होगा। वीएचपी इससे सहमत या असहमत? अगर असहमत तो इनके लिए क्या करेगी, कैसे दबाव बनाएगी? राजीव जी बड़ा स्पष्ट बता दूंगा आपको। बस गोपाल जी आ रहे हैं, गोपाल जी आ रहे हैं, विनोद जी को पूरा करने दीजिए। आ रहे हैं गोपाल जी। के लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता और नहीं ये राजनीतिक मुद्दा है। कोई भी राजनीतिक दल इसमें अगर राजनीति करता है तो संत समाज और हिंदू समाज उसको कभी माफ नहीं करेगा। ये मुद्दा विशुद्ध रूप से धार्मिक मुद्दा है और संतों के आह्वान के अनुसार उसको तय होना चाहिए। संसदीय कानून के माध्यम से ये राम मंदिर बनेगा, इसका हमारा संकल्प है और मैं चाहता हूं ये सब लोग मिलकर के विनोद जी, आप बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं विनोद जी, ऐसा लग रहा है। नहीं, बचाने की कोशिश नहीं कर रहा मैं। इस मुद्दे को इस मुद्दे को केंद्र में रखकर बीजेपी ने एक नहीं कई चुनाव जीते यहाँ पर। नहीं, एक नहीं कई चुनाव जीते और आप लोगों का समर्थन रहा है। आज जब इनकी वादा पूरी करने की बारी आई है तो आप इन्हें वॉक ओवर दे रहे हैं।
नहीं, वॉक ओवर का क्या मतलब है भाई? संसदीय कानून के माध्यम से मंदिर नहीं क्यों तो आप बन सकता? दबाव डालिए ना बनाना सर, चाहिए इनको सबको। ओहो, आप दबाव डालिए इन और पर दूसरी कि बात, संसदीय इलेक्शन कानून कैसे के क्या तहत लेना मंदिर निर्माण करवाएं। इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो दबाव कौन डालेगा? आप लोग इलेक्शन मुद्दा डालेंगे नहीं हो ना। सकता। आप लोग दबाव डालेंगे, इन पर दबाव डालिए। तकरीबन 2 वर्ष तो निकल चुके हैं नहीं तो या निकलने जा रहे हैं। इनको पता है। प्रदेश अध्यक्ष तो साफ देखिए, मना कर दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो साफ मना कर दे रहे हैं कि एजेंडा ही नहीं है ये। ठीक है, अब हम जरा गोपाल जी के पास पहले अब अजय जी को जरा हम चर्चा में ले आते हैं। अजय जी, कैसे देखें आप इसे? नहीं। आपने विनोद जी की भी बात सुनी, आपने गोपाल अग्रवाल साहब को भी सुना, अपनी अपनी दलीलें हैं और अपना अपना एक तरीके का बचाव दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी से किस नजरिए से देख रही है? सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा पूरे देश में जब जब चुनाव आता है और जब जब ये बीजेपी इसका फायदा लेती है, तो जब इस क्रीम खाने का नंबर आता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये सब काम कर देते हैं। अब ये एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका कोई भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। क्यों? कि इनकी नीति और नियत दोनों खराब है। जैसे पहले इन्होंने अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने कहा था कि काला धन आएगा, 15 लाख लाएंगे, फिर अमित शाह ने कह दिया, तो चुनावी जुमला था। इनके मन में कुछ और है और अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत जब इन्हें पता लग गया कि और स्टेटों में चुनाव चल रहे हैं, अब पूरे देश में भर्त्सना हो रही है, तो इन्होंने कहा उस मुद्दे से जरा सा दिमाग भटकाया जाए और झूठ बोलने के कारीगर हैं, इन्हें बताया जाए कि इस वक्त इस मुद्दे को थोड़ी सी हवा पानी देकर दाएं बाएं कर दो। ये मुद्दे को वहीं लेके आएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनके पास बस आएंगे विनोद जी, आएंगे। इनके अलावा और कोई चीज नहीं है। और दूसरी बात यह है, जब इलेक्शन मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी कोई चीज कहती है और 2014 का चुनाव इन्होंने पूर्ण बहुमत से जीता, तो फिर इनका प्रदेश अध्यक्ष, इसका मतलब या तो प्रदेश अध्यक्ष कोई गैर जिम्मेदार आदमी है, और गैर जिम्मेदार तो वो इसलिए हैं कि 20 तो मुकदमे लिस्टेड ही नहीं है उनके खिलाफ और 10 और 11 मुकदमे लिस्टेड हैं, जिसमें 120 भी, 307, 302। मैं नहीं कह रहा, ये कानून व्यवस्था कह रही है, वहां की हिस्ट्री शीट कह रही है, वहां की पुलिस कह रही है, वहां का शासन कह रहा है, प्रशासन कह रहा है। ये खोखले वादे कह रहे थे अभी बीजेपी के प्रवक्ता, विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। कितने लोगों को रोजगार दिया है? आंकड़े उठा के बताइए। कहां विकास करा दिया सिवाय अपना विकास, सिवाय झूठा वादे? मुझे बताइए आंकड़ों पे कि साहब हम डेवलपमेंट करेंगे, हम विकास करेंगे, हम योजनाएं बनाएंगे, हम देश को चलाएंगे, हम सुरक्षा करेंगे। इन सारे मुद्दों पे आप ये कह रहे हैं कि ये अभी कंफ्यूज हैं, ये कंफ्यूज हैं या अभी फिर सही पब्लिक को मायनों में। कंफ्यूज कर रहे हैं। 100% पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मेरी बात आज नोट कर लीजिए, 2017 का चुनाव अभी दूर है। ये इनका जो पलटी मारने की आदत है, ये बेचारे हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीधे हैं, अभी इन्हें पता नहीं है क्या है कैसे। और विनोद जी जो बीएचपी इनका ही पार्ट माना जाता है, मैं उनसे भी विशेष कहूंगा कि अपना स्टैंड क्लियर करके आप बताएं कि सौगंध राम की खाते हम मंदिर भी बनाएंगे, और आप कह रहे हैं सौगंध राम की खाते हम मंदिर नहीं बनाएंगे। आखिर ये दोहरी नीति, दोहरी मानसिकता क्यों? पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी के पास हम जाना चाहते हैं, वो टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी बात पर हम छोटा सा जवाब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से ले लें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जवाब दीजिए। एक छोटी सी बात। हाँ जी, बस आएंगे विनोद जी। देखिए, सबसे पहले तो अजय जी का धन्यवाद कि उन्होंने कहा कि हम सीधे आदमी है। भारतीय जनता पार्टी इनकी तरह बदमाश और वो नहीं है। आज इनकी बदमाशी से जो देश को इन्होंने 10 साल में लूटा है, मैंने कहा आप व्यक्तिगत सीधे हैं, भारतीय जनता पार्टी सीधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत खराब है। उत्तर प्रदेश मैंने तो आपके लिए कहा इसी प्रकार उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से मुक्त कर देंगे हम। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यही स्पष्ट रूप से यही आगे रास्ता है। बिहार में भी आपकी सरकार बन रही थी। हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम मेहनत से काम करना जानते हैं। कांग्रेस इस देश में बिहार में भी आपकी सरकार बन रही थी। विदेश घूमने से ही फुर्सत कहां है मोदी जी को? बस सुन लेते हैं अजय जी, सुन लेते हैं। राजनीति करती थी, माइनॉरिटी को बेवकूफ बनाती थी, उनको डराती थी कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी तुम्हें खत्म कर देगी। हमने उनके मन में आत्मविश्वास पैदा किया है। यह देश की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है सामाजिक सद्भाव, देश की आवश्यकता है विकास। हम उस रास्ते पे चल रहे हैं और मजबूती से चल रहे हैं। जिस व्यापारी वर्ग ने आपको बहुमत और समर्थन दे दिया, आप उसको बर्बाद करने का 6 से 10 करोड़ ज्वेलरी व्यापारी, गहना व्यापारी पर सर, हम बिल्कुल उत्तर प्रदेश पर फोकस करना चाहते हैं। हम बिल्कुल उत्तर प्रदेश पर फोकस करना चाहते हैं। अजय जी, हो गया। पूरे प्रदेश के चुनावों में आपको पता चल जाएगी। अजय जी, हो माहौल नहीं चाहते हम, देश में सांप्रदायिकता का माहौल नहीं चाहते हम। देश में सद्भावना के थ्रू, सहमति के थ्रू वहां पे राम मंदिर बनाना चाहते हैं। उसी माहौल को हम लेके जाना चाहते हैं। ठीक है गोपाल जी, ठीक है। हमारे पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी को आने दीजिए चर्चा के आधार पर राम मंदिर बनाए, और अगर सहमति नहीं बनती
तो वह कोर्ट के आधार पर राम मंदिर बने। ठीक है सर, ठीक है और पंडित नंदकिशोर हमारा मिश्रा जी, ठीक एजेंडा है गोपाल जी, इस ठीक है बार सर, ठीक इलेक्शन है में पंडित उत्तर नंदकिशोर मिश्रा प्रदेश जी, में खासकर ये जो विकास डबल है, स्टैंडर्ड विकास है और इस विकास है। डबल स्टैंडर्ड के पीछे जो दलीलें दी जा रही हैं हम कैसे देखें सर इसे, और आप संत समाज से आते हैं, आप इसे कैसे देखें? जहां तिरंगा फहराने पर गोली का उपहार मिले, चोरों के संग साझेदारी करता पहरेदार मिले, अपने ही घर में बिना छत के खड़ा राम बेचारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ पर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, आजादी के पहले हिंदुओं को राम राज्य के नाम पर ठगा गया। गांधी जी ने कहा कि देश आजाद होगा, पहली कलम से गो हत्या बंद करूंगा, आज तक बंद नहीं हुआ। तो इनका जो चरित्र है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों जो है राष्ट्र को बेवकूफ बना रही हैं, हिंदू समाज को बेवकूफ बना रही हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब जनसंघ की स्थापना हुई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय जनसंघ इंडियन नेशनल कांग्रेस का शब्दार्थ है और भविष्य में हिंदुत्व का काम करना है तो हिंदू महासभा है, और यदि तुष्टीकरण का ही कार्य करना है तो फिर कांग्रेस है। तो कांग्रेस और भाजपा ये दोनों का जो कृतित्व है, यह राष्ट्र को बेवकूफ बनाना है। और रह गया राम जन्मभूमि की बात, तो राम जन्मभूमि की लड़ाई महंत दिग्विजयनाथ, बिशन चंद्र सेठ, रामचंद्र परमहंस, गोपाल सिंह विशारद और हिंदू महासभा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ 1949 से। उस समय विश्व हिंदू परिषद भी नहीं थी, भारतीय जनसंघ भी नहीं थी, तो मैं और ये भाजपा भी नहीं थी। पंडित जी, इस देश को आजाद कराने में आपका क्या योगान रहा है, जरा ये तो बता दीजिए। आप टिप्पणी तो बहुत बड़ी बड़ी कांग्रेस के देश को आजाद कराने में आपका क्या योगदान रहा है? कहाँ थे आप जब गांधी की हत्या हो रही थी? नाथूराम गॉडसे की हत्या करके उसको पूछते हैं और जनसंघ के लोग तिरंगे के नाम पर पीला झंडा फहराते हैं। नंदकिशोर जी को पूरा करने दीजिए, हमारे पास उनके एक सवाल है। तो आप किसी पार्टी में मुंह उठाकर कर सकते हैं। अरे इतिहास उठा के देखिए कि 60 साल और 70 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने हिंदुस्तान में क्या नहीं किया। आपको मैं उंगली पे गिनाने लगूं? आगा खां पैलेस में रहते थे, कांग्रेसियों को जेल के अंदर तो गिनते गिनते डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन कार्यवाही खत्म नहीं होने कितने कांग्रेसी किसी पर अच्छा, आसान काम है पंडित जी, किसी की आलोचना करना बहुत आसान काम है। एक मिनट अजय जी, एक मिनट, तलवार चाटने का काम एक मिनट बस आ रहे हैं विनोद जी, आ रहे नहीं नहीं, एक सवाल है, एक एक करके आपने शपथ लिया ठीक। पूर्ण स्वतंत्रता का, पंडित जी ठीक हुआ, आजाद हुआ, 200 साल राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया और आपने केवल चेहरा बदला है, चली गई। पंडित जी अब सवाल तो सुन लीजिए, पंडित जी अब सवाल सुन लीजिए, आप पंडित जी अगला सवाल ले लीजिए। आपने ये कहा, विनोद जी आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, एक सवाल हम पंडित जी से कर लें। आपने कहा कि दोनों पार्टियां देश की जनता को मूर्ख बना रही हैं, बेवकूफ बना रही हैं, ठीक है सर, यही आपने आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी देश की जनता को बेवकूफ बना रही थी। 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, देश की जनता ने उस पार्टी को खारिज कर दिया, ये बात आप मानते हैं? 1947 नहीं ठीक है, हम तो बिल्कुल अभी की बात कर रहे हैं पंडित जी, अभी की बात कर रहे हैं। ये जो कर रहे थे उसकी सजा जनता ने इन्हें दे दी। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी भी वही काम कर रही है, और अगर कर रही है तो क्यों? 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, तही रावण घर दिया न बाती। अटल जी की जब शासन थी उस समय मैंने कॉलम लिखा था कि भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वह सखीचों में भी रहकर उन्होंने अपने किसी भी उनसे विरोध करने वालों का नामो निशान मिटा दिया। तो जो राम का द्रोही होगा वह मिट जाएगा। नहीं तो क्या बीजेपी भी अब राम की द्रोही हो गई है आपकी नजर में? हमें यह बताइए, और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई? इन्हें तो जनता ने खारिज कर दिया, ये मूर्ख बना रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे, बात समझ में आती है। लेकिन जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में वादा करके इस देश की सत्ता में आए और वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाकर ये कहे कि साहब हम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाएंगे, ये क्या कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, और संत समाज इन्हें कैसे देख रहा है, इस पर बताइए। इसका दंड मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भाजपा को देंगे। क्या दंड देंगे सर? क्या दंड देंगे? अरे क्या दंड देंगे? पहले दंड दिया, 15 साल सत्ता से बाहर है,
अटल जी के समय सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और सत्ता मिलते ही बोले हम मंदिर नहीं बनाएंगे। जिन हाथों में फिर माला वही सुर था, बोल रहे हैं। अब उन हाथों में भाला है, रक्षक ही भक्षक बन बैठे, मन में यही कसाला है। तो कब तक देश की नहीं, जनता तो को जब बेवकूफ एक बार इन बनाएंगे? लोगों ने तजुर्बा कर लिया और एक बार इन्हें सजा मिल गई, फिर भी सबक नहीं ले रहे हैं, फिर भी वही बात कर रहे हैं। वो जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। गोपाल अग्रवाल साहब, क्या ये स्थिति है आप लोगों की? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बहुत स्पष्ट रूप से कही हुई है कि बात हम मंदिर चाहते हैं, हम वहां पे मंदिर बनाने के पक्ष में हैं, लेकिन उसकी अरे प्रक्रिया गोपाल जी, क्या होनी गोपाल जी, चाहिए, एक उसके ऊपर सेकंड, एक चर्चा है। सेकंड। आपकी प्रक्रिया एक सेकंड। वोट में इसके ऊपर हम तो राजनीति केवल नहीं करना नहीं चाहते नहीं, हैं। केवल 10 सेकंड, 10 नहीं, 10 एक सेकंड का मिनट, समय मैं मांग रहा पूरा हूं। करने दीजिए। गोपाल जी, कहीं आपकी सरकार है, न्यायालय से निवेदन कीजिए, डे बाई डे सुनवाई हो, और नहीं तो संसद में आम सहमति बनाकर राम मंदिर के मार्ग को प्रशस्त कीजिए, जैसे सोमनाथ का हुआ था। क्यों नहीं ये कर क्यों रहे नहीं हैं? कर रहे हैं? अरे ये यूपी क्यों में नहीं तो कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार थी, ठीक, केंद्र में आपकी देखिए, सरकार थी, जब आपकी देखिए, नहीं है, अब तो उस वक्त जवाब, मंदिर नहीं बना अब पाए। जवाब अजय जी, अब जवाब गोपाल जी का जवाब। हाँ नहीं, हाँ, देखिए सबसे पहली बात, सुब्रमण्यम स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने कोर्ट में केस किया कि अगर आप डे टू डे हियरिंग कर लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सब पार्टियां एग्री होती हैं तो हम डे टू डे हियरिंग के लिए तैयार हैं। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बताएं, और जो बाकी समुदाय के लोग हैं वो बताएं कि क्या वो डे टू डे हियरिंग के लिए तैयार है। यहाँ तो अगर सब कर रहे हैं, तैयार हैं तो हाँ, वो इस बात कह रहे हैं। यानी पार्टियों पर। क्रीम खाएंगे भारतीय जनता सुनिए, पार्टी के हम लोग, केवल और 3 छाछ तरीके से बचेगी, हो सकता है। तो गोपाल उसको जी, पिलाएंगे या तो पूरे आम देश के सहमति लोगों गोपाल को। जी, ये पहले कैसी सुनिए, आपकी कोर्ट नाटक में रणनीति फैसला है? होगा। गोपाल जी, एक मिनट झूठ सुनिए। बोलना, उसको गोपाल जी, मेरी एक तरीके से बोलना। कोर्ट में कितनी पार्टियां हैं? कोर्ट में कितनी पार्टियां हैं? सारी पार्टियों की आम सहमति कराइए पहले। संसद का तो बात का चीज है। सरकार जो है न्यायालय से कोर्ट में पॉलिटिकल निवेदन कर पार्टीज सकता नहीं है। है। कोर्ट में जो समाज, कोर्ट में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। क्यों? हिंदू महासभा क्या है? जो कोर्ट में अलग अलग लोग हैं जिन जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनकी सहमति बनती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। हम इस बात के पक्ष में हैं कि अगर डे टू डे हियरिंग हो जाए और कोर्ट अपना फैसला दे दे, जो कोर्ट का फैसला आएगा भारतीय जनता कैबिनेट से पार्टी प्रस्ताव पारित उसको- करवा कर आपके भिजवाइए जो ना। मुकल नवाब। और नरेंद्र ठीक मोदी, अमित ठीक शाह जी ठीक से ठीक पूछ ठीक लीजिए। ठीक ठीक सवाल बहुत सारे हैं, हमें ब्रेक पर भी जाना है। सवाल बहुत सारे, हमें ब्रेक पर भी जाना है, और विनोद जी की भी टिप्पणी हम लेना चाहते हैं। एक अगर मिनट, आम सहमति बन जाए, ठीक है, आम सहमति किस सियासत के बीच अगर बन आम रही है ये सहमति हमें बन अंदाजा जाए, है। कोर्ट हम के एक सवाल बाहर विनोद भी, जी से लेना तो चाहते हैं। हम गोपाल जी लोग प्लीज, राम जन्मभूमि के पक्ष में हैं। एक सवाल हम विनोद जी इस से बात लेना के लिए चाहते हैं। बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, विनोद जी कि अपनी हम बात लोग रखना इस बात चाहते के हैं। पक्षधर हैं। ठीक है, कि लेकिन उससे अयोध्या पहले में राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बनना चाहिए। ठीक है सर, पक्षधर की बात नहीं है, अब इनिशिएट करने की बात है। जो आपने स्पष्ट कहा कह रहे है, हैं कि चाहे हम- सार्वजनिक रैलियों में या किसी तो मूवमेंट हम पे इस या बात फिर की अपने initiation मैनिफेस्टो में में, तैयार हैं। उसे कर दिखाने की बात है, उसे एक्शन में बदलने की बात है। जो नहीं दिखता उससे थोड़ा सा बचाव दिख रहा है, इसलिए इस तरह की डिबेट्स हो रही हैं। हम विनोद जी के पास जाए इससे पहले बुक्कल नवाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं, है नहीं, बुक्कल कांग्रेस से नवाब। पूछिए, समाजवादी ठीक है। पार्टी से पूछिए। ठीक है, पूछेंगे सर, पूछेंगे प्लीज। बुक्कल नवाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बुक्कल नवाब साहब, ये बताइए कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं, केशव मौर्य साहब, कि राम मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं होगा, हम चुनाव में इस मुद्दे को लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? देखिए, ऐसा है, ये पहले से ही 2014 में जब इनकी ये सरकार वहां के ऊपर इन्हीं ने बनाई है, मोदी मोदी कह के, बीजेपी का तो नाम लिया नहीं, बीजेपी तो इनकी कहीं है ही नहीं, मोदी मोदी कह के खैर वहां तक पहुंच गए। और इन्होंने 41 नंबर के ऊपर जो है अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में जो है मंदिर मुद्दे को रखा है। और ये लोग जो है ये सिर्फ ये जो है दिखावा करते हैं कि अभी के मंदिर बनाएंगे और करेंगे। ये लोग कुछ भी नहीं करना चाहते। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और उनकी जो है ये लोग मतलब जिस तरीके से मतलब इन्हीं ने मतलब भगवान के साथ में जिस तरीके से इन्होंने खेल किया है, ईश्वर चाहेगा तो ये 2017 का चुनाव जो आ रहा है। अच्छा बुक्कल साहब, इन्होंने ये कहा है कि हमारा जो चुनाव है, उस लाइन को बस जा रहे हैं जो मतलब नहीं बुक्कल साहब, इन्होंने ये कहा है कि अब जो चुनाव है वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इन्होंने ये कहा है, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अब जो चुनाव है वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट तो आपने उत्तर प्रदेश में काफी किया है,
चूंकि डेवलपमेंट काफी किया लिहाजा इनके लिए तो ये मुद्दा खत्म ही कर दिया, या फिर आपकी सरकार डेवलपमेंट कराने में नाकाम रही है? अब डेवलपमेंट हमने कितना कराया है, हमने जल थल वायु सब जगह तो हमने काम किया है। हमने कहाँ को काम नहीं किया? जल में देख लिया गोमती मैया, यहाँ देखिए कि जल के अंदर जो है सैकड़ों मशीन लगी, हजारों आदमी काम कर रहा है। और थल के ऊपर जितने हमने ब्रिज बनवा दिए, जितना हम मेट्रो चल रही है, जितना हम अब हम गिनवाएंगे तो पूरी फ्रिज जो है वो 1 घंटा लग जाएगा पूरा गिनवाने में। और वायु में जिस तरह से हमने लैपटॉप और वाईफाई का जो हमने काम किया है, हमने ये वायु का काम किया है। अब जितना हमने काम किया है ये भविष्य में ये लोग सोच नहीं सकते। तो फिर ये कहाँ डेवलपमेंट कराएंगे और किस डेवलपमेंट को ये मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं बुक्कल साहब? ये डेवलपमेंट नहीं है, अभी 2 दिन के बाद देखिएगा ये हमारा गोबर जो है संसद हमारे वहां बुलाई जाएगी आपके ये अयोध्या के अंदर, फैजाबाद में अयोध्या में जो है धर्म संसद बुलाई जाएगी। और इस बात को ऊपर इनका जो इन्हें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है 2 दिन के अंदर ये इलेक्शन सामने आ जाएगा कि ये इस तरीके से अगर ये बात कर रहे हैं तो इनके खिलाफत होना बिल्कुल ये शुरुआत है, ये बिगनिंग है, ये शुरुआत हो जाएगी। ये शुरुआत हुई, आगे पीछे खाई, इनके समझ में नहीं आएगा क्या कह रहे हो क्या कर रहे हैं। विकास तो इन्होंने किया, 2 साल का इन्होंने विकास का वादा किया था। ठीक है बुक्कल साहब जुड़े रहिएगा, बुक्कल साहब जुड़े रहिएगा, आपकी बात पर हम जवाब ले लेते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, बुक्कल नवाब ये कह रहे हैं कि जल नभ थल हर जगह उन्होंने विकास कर दिया है, कोई जगह छोड़ी नहीं है, तो आप कहां विकास करेंगे? वो आंकड़े भी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वो गिनाने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। तो फिर ये मुद्दा आप क्यों बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है? किसी के पास बचा ही नहीं विकास। नहीं बस विनोद जी आ रहे हैं, बस विनोद जी आ रहे हैं। एक बार गोपाल जी से जवाब लेने दीजिए, फिर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किया, बस विनोद जी आ रहे हैं, एक बार जवाब लेने दीजिए। हाँ गोपाल जी। राजीव रघुनंदन जी, मैं बताऊंगा किस चीज का विकास कराएंगे। हाँ, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो समाजवादी पार्टी ने किया वो भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने गुंडागर्दी की है, इनके कार्यकर्ता खुद उगाही में लगे हुए हैं। हर जगह क्षेत्र में गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल है, डर का माहौल है। इंडस्ट्री यहाँ पे खराब हो गई है। जो यहाँ पे जो किसानों के बिजली, गांव-गांव में बिजली नहीं पहुंचाई। कितने गांव हैं जो उत्तर प्रदेश में जहाँ बिजली नहीं पहुंची, सड़क नहीं पहुंची, पानी की समस्या है। नोएडा जैसे क्षेत्र में, ग्रेटर नोएडा में ग्राउंड वाटर की पानी की समस्या है। किसानों को जो गन्ना किसानों को मुआवजा नहीं पहुंचा है, जो प्राकृतिक आपदाओं से इनको। बुक्कल साहब आप जवाब दीजिएगा, अभी बात सुन लीजिए बस। हाँ। तो सारी जगह भ्रष्टाचार केवल किया है। कुछ क्षेत्रों में इन्होंने विकास किया है जहां भ्रष्टाचार का इनको मौका मिल गया। नोएडा जैसे क्षेत्र में जहां पे इन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया और पैसा उगाही करके वह भ्रष्टाचार के लिए अपनी जेबें भरने का काम किया है। हम एक ऐसा विकास करना चाहते हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। बस पूरा कर दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास हो, किसानों को रोजगार मिले, इंडस्ट्री लगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो कृषि ये जो इंडस्ट्री को कितनी समस्या है। ठीक है, तो जैसे हमने केंद्र में, ठीक है बुक्कल साहब बस आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, बुक्कल साहब आ रहे हैं, बस आ रहे हैं बुक्कल साहब, अजय जी आ रहे हैं। विनोद जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बात को कहने का, बस आ रहे हैं। ठीक है गोपाल जी, ठीक है आ रहे हैं, अजय जी आ रहे हैं। विनोद जी आप अपनी बात पूरी करें सर। ठीक है बुक्कल साहब, ठीक है आ रहे हैं विनोद जी। ठीक, हाँ विनोद जी, बुक्कल साहब सुन लेते हैं, विनोद जी की बात सुन लेते हैं, फिर आप कहिएगा। ठीक, अजय वर्मा जी ने कहा ठीक है बुक्कल साहब पठानकोट तक नहीं जाते, उत्तर प्रदेश तक ही रहने वाले हैं, वो रुकेंगे नहीं, आप उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं वो कहीं भी रहे, वो दोनों सब चलते हैं, वो रुकती नहीं, वो गाड़ी एक बार चालू हो जाती तो रुकती नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, देखिए मैं अपने भाई ये अजय वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि राम के प्रति श्रद्धा इनकी भी है, ये भी चाहते हैं राम मंदिर बने, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आखिरकार कौन सी समस्या है जो इनको संसदीय कानून से के द्वारा राम मंदिर बनाने से रोक रही है। मैं कहता हूं अगर बीजेपी काम नहीं करती तो सीधा सीधा मैं एक मंत्र देता हूं इनको कि पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साहब इनका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा अगर राम मंदिर का मुद्दा अगर ये हटाना चाहते हैं तो। ये कहते हैं बीजेपी राजनीति करती है, एक संसदीय कानून के लिए एक प्रस्ताव ये खुद ही मूव करते हैं, संसद में एक प्रस्ताव लाना है, पता लग जाएगा कौन बीजेपी गलत कर रही है या कांग्रेस गलत कर रही है। एक बात, दूसरी बात
मुक्कल नवाब जी मुक्कल को साहब बता सुन दें, लीजिए एक बार वो प्लीज, पार्टी विनोद जी है, की बात सुन लीजिए। हाँ, 1990 में सैकड़ों की संख्या में कार सेवकों को मारा था। मुक्कल नवाब साहब भूल गए हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं राम भक्तों पर गोली चला करके निहत्ते कार सेवकों को लहूलुहान किया था। सैकड़ों की संख्या में लोग मरे थे और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। वो सब समर्पित कार सेवकों की भीड़ पर, निहत्ते कार सेवकों पर उन्होंने गोली चलवाई थी। इनको राम मंदिर के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। रही बात देश की प्रगति और उसकी, वो राजनीतिक पार्टी इसका जवाब देगी। लेकिन मैं अंत में यह कहना चाहता हूं इन सभी राजनेताओं से कि अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठ करके कृपया इस मुद्दे को, राम मंदिर के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा न बनाएं, नहीं तो संत समाज किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। और राम मंदिर के लिए ये लोग सब मिल करके एक साथ अच्छा जी, पहले तो आप जवाब दीजिए, जो मंत्र उन्होंने आपको सुझाया कि साहब आप ही क्यों नहीं प्रस्ताव ले आते? ठीक, मुक्कल साहब सुन लीजिए। मुक्कल साहब जरा सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, और मुकुट देने का वादा किया। भगवान श्री राम इस देश की 125 करोड़ के दिलों में ही नहीं बसते, बल्कि वो ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर, जल में, नभ में, थल में। नहीं तो वही तो कह रहे प्रस्ताव ले आइए। मैं कह रहा हूं कि आप भी तो राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं कि प्रस्ताव ले आइए। आस्था का प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी इसके ठेकेदार नहीं है। ठीक बात है, तो आप प्रस्ताव ले आइए, यही तो बता कह रहा रहे हूं। हैं। ये जो बात कर रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कि ये ये विकास, ये केवल ठेकेदार मानते हो उत्तर प्रदेश में केवल बीजेपी अब जो करेगी, जो कहा ना विकास के मुद्दों पे आएंगे, सुन तो लीजिए विनोद बंसल जी, ये जो इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी विकास करेगी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बीजेपी केवल दंगों का विकास करेगी, हिंदू मुस्लिम लड़ाई के दंगों का विकास करेगी, और एक विकास का मुद्दा इनके पास नहीं है। और उसी मुद्दे को भुनाकर ये चाहेगी कि पूरे देश में हालात को पैदा कर दे और ये मुद्दा फिर लौट के, ऐसा नहीं है। लड़ाई नहीं कराते बंधु। अरे विनोद जी, विनोद जी आप आपका सवाल ले रहे, नहीं अजय जी शांति से। विकास का मुद्दा है। मुक्कल साहब सुन लीजिए, एक एक करके सुन लीजिए। आ रहे सुनेंगे जी, पंडित जी आ रहे हैं आपके पास जरा। नहीं अजय जी, मूल सवाल ये, वो ये चाहते विनोद हैं। बंसल जी, नहीं विनोद जी खुद ये कह रहे हैं कि आप राम मंदिर का ठेकेदार बीजेपी को मत मानिए, कतई मत मानिए। बिल्कुल नहीं। वो आपसे ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से वो ये निवेदन और अपील कर रहे हैं कि साहब आप एक प्रस्ताव ले आइए और आप इनकी ठेकेदारी को खारिज कर दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी ये करने का साहस रखती है, ये बताइए। लगती है कांग्रेस पार्टी नीति और नियत, पहले नीति और नियत तो अपनी बीजेपी साफ करे, उसके मन में कुछ और है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। आने पर दिखा देंगे तुझे आसमां, से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 2017 का चुनाव आने, लेकिन यहाँ प्रस्ताव लाने की देश की जनता सरफरोशी की बात नहीं है, यहाँ प्रस्ताव लाने की बात है। रघुवंशी जी, अभी संसद चलेगा। ये नहीं मानेंगे। वर्मा जी सुनिए, वर्मा जी सुनिए, मेरी तो पूरी करने दीजिए। अरे एक सेकंड सुनिए, मेरी तो पूरी करने दीजिए। 25 को लोकसभा शुरू हो रही है, दो मुद्दे को कांग्रेस बहुत मजबूती से उठाएगी। हम 24 को इसी टीवी पे आपको बताएंगे कि किन दो मुद्दों को कांग्रेस कितनी मजबूती से लोकसभा अभी नहीं में बताएंगे। राम जन्मभूमि का मुद्दा। अब हम हाँ देखिए भाई, अब हम क्या बताएं, राम क्या हमारी जन्मभूमि का प्रस्ताव आप लाएंगे? हमारी नीति नहीं, आप राम जन्मभूमि का प्रस्ताव लाएंगे? हम नहीं तो फिर आप इस बात पे आपत्ति करते हैं। नहीं विनोद जी आ रहे हैं, नहीं आप नहीं बताएंगे और आप इस बात पर आपत्ति करते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आप भी तो कुछ नहीं बता रहे हैं। नहीं हमने कहा है अभी 25 तारीख नहीं, आप आज घोषणा करिए कि कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव लेकर आएगी। 24 को करिए घोषणा। आज बताने में क्या दिक्कत है? आज बताने में क्या दिक्कत हुआ है? है? दोनों मुद्दों को हम 24 पे आज करिए ना, क्या दिक्कत है? जब आपको पता है झपट लेंगे, उसकी काट ढूंढ लेंगे। देश में सरकार इनकी कौन से दोनों मनमानी नहीं चल रही मुद्दे है। तो बताओ। प्रस्ताव लाने के लिए सरकार की आवश्यकता नहीं है, आप प्रस्ताव लाइए संसद के सामने। ठीक है, दरअसल और राजनीतिक एक मुश्किल सेकंड ये है। रघुवंशी जी, जी। एक मिनट मेरा बात ध्यान से सुनिए। देखिए ठीक, मुक्कल साहब आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, एक और सवाल लेकर आ रहे हैं। सुनाइए, मेरी बात को सुनिए हाँ। ध्यान से। नंद किशोर जी बोलिए। बाबा जी सुनाइए। सारे लोग जो हैं विकास के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं। इतने साल आजादी हो गया, पीने की पानी की व्यवस्था जो लोग सत्ता में रहे नहीं कर पाए। किस विकास की बात कर रहे हैं? विदर्भ में देखिए क्या स्थिति है, आपका बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। पूरा उत्तर प्रदेश घूम जाइए, पूरे राष्ट्र की बात मैं नहीं कर रहा हूं। विकास के नाम पर, राम के नाम पर, गाय के नाम पर, सद्भावना के नाम पर, सौहार्द के नाम पर, राष्ट्रीय एकता के नाम पर
ये राजनीतिक पार्टियों ने केवल बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं किया है। ये स्थिति है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार केशव प्रसाद मौर्य ने और भी कुछ चीजें कही हैं, जिसमें एक चीज बड़े काबिले गौर है। उन्होंने कहा है कि जैसे हमने देश में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एसपी और बीएसपी से उत्तर प्रदेश को हम मुक्त कर देंगे। ये क्या जमीनी हकीकत पर वो कह रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से झेप मिटाने की कोशिश है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।